बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी उर्दू की मिस हूँ स्कॉलर साइंस कॉलेज की तरफ से। आज मेरी आपके साथ क्लास है जिसमें आपको मैं उर्दू का सबक पढ़ाऊँगी चंद रोज़ एक रोड रोलर के साथ, जिसके मुसन्निफ़ डॉक्टर वज़ीर आगा हैं। सबक पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मुसन्निफ़ का तारुफ़ बताती हूँ। नाम वज़ीर आगा, सन पैदाइश 1922। डॉक्टर वज़ीर आगा की अदबी हैसियत चार एतबार से बड़ी मुनफरिद है। वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं। उर्दू ज़बान और शायरी पर उनकी तनकीद भी बड़ी नुमायाँ है और मोतबर है। इंशाइया निगार हैं। ये ख़ास तरह का मज़मून लिखने का फ़न है। उसके अलावा खाका नवीस, किसी भी शख्सियत के बारे में उसकी ज़िंदगी के चंद पहलुओं को इस तरह बयान करना कि जिस शख्सियत को बयान किया जा रहा है उसके मुतालिक आपको ज़्यादा मालूमात मिल जाएं। डॉक्टर साहब की अदमी खिदमात पर उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। उनकी किताबें देखें, उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ा, ये डॉक्टर वज़ीर आगा का PhD के मकाले का मौजू है। मानी और तनाजुर, उर्दू शायरी का मिजाज, घास पर तितलियाँ, लकीरें और दायरे, ये डॉक्टर वज़ीर आगा की मज़ीद और किताबें हैं। डॉक्टर साहब का सन वफ़ात 2010 है। अब आते हैं सबक की सिन्फ की तरफ। सबक की सिन्फ इशाया है। ना ये ड्रामा है, ना मकालमा है, ना कहानी है, ना अफसाना है, ना कोई मिज़ाहिया तहरीर है, बल्कि इसे इंशाइया कहते हैं। उर्दू में इंशाइया निगारी में सर सैयद एक बहुत बड़ा नाम है। इंशाइया कैसी तहरीर होती है? इंशाइया ज़ाती, दाखिली और मौज़ूआती तहरीर को कहते हैं, जिसमें मुसन्निफ़ अपनी शख्सियत और ज़िंदगी की इनफरादी और इज्तमाई सोच को ज़ाहिर करता है। ज़रूरी नहीं वो किसी शख्स के बारे में हो, ज़रूरी नहीं कि वो किसी इंसान की ज़िंदगी पर कहानी हो, बल्कि बेजान चीज़ों के बारे में भी, या हमारी ज़िंदगी के ऐसे रवैये जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आते लेकिन हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे अगर आप सर सैयद के मकाले पढ़ें, सर सैयद के मज़ामीन पढ़ें, तो वो शख्सियत से ज़्यादा इंसानी शख्सियत और इंसानी सोच पर लिखे गए हैं। जैसे अपनी मदद आप है, कहली है, इस किस्म के मौज़ूआत जिनको सर सैयद ने अपने मकालों में लिखकर, अपने मज़ामीन में, अपने इंशाइये में लिखकर हमारे लिए नई सोच बेदार की है। तो ऐसी ही एक मशीन रोड रोलर पर डॉक्टर साहब का लिखा हुआ ये मज़मून है, और आप देखें उन्होंने उसे एक ज़िंदा वजूद की हैसियत से हमारे सामने पेश किया है। चलें अब सबक के अहम मौज़ूआत देखते हैं, पैराग्राफ में क्या क्या ख़ास बातें लिखी हुई हैं। जी क्लास, सबक के पहले पैराग्राफ की तरफ आएँ, जिसमें मुसन्निफ़ ने ये बताया कि मेरे गांव में रोड रोलर आया सड़क बनाने के लिए। तो सड़क बनाने के लिए जहाँ दीगर मशीनरी और सामान चाहिए होता है, उसमें रोड रोलर एक ऐसी मशीन है कि जब आप मट्टी पर रेत, बजरी या दीगर चीज़ें डाल रहे होते हैं तो वो उसकी तह को दबाव के साथ मट्टी पर जमाता चला जाता है। तो मुसन्निफ़ ने पहले पैराग्राफ में रोलर की साख्त को बयान किया है कि ये किस किस्म का है। ये लोहे की बनी हुई एक भारी मशीन है जिसके भारी भारी बड़े बड़े पहिए होते हैं, बिल्कुल जापानी पहलवान की तरह मोटा और बड़ा सा। हालांकि जापानी पहलवान तो चले जिंदा इंसान और चीज़ है, लेकिन ये जिंदा नहीं, लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जो लोहे का पहाड़ है। जैसे जापानी पहलवान गोश्त का पहाड़ होता है, ये लोहे का पहाड़ है। और इसका काम क्या है? खुशबूदार मट्टी के ऊपर रेत, बजरी की तह जमाते चले जाना। वो कहते हैं जब मेरे गांव में पहली बार ये मशीन आई तो गांव के बच्चों के लिए ये अनोखी और मुनफरिद चीज़ थी। वो बड़े हैरत से इसे देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। बच्चों के साथ साथ
कुत्ते भी उसका इस्तकबाल कर रहे थे और तेज आवाज से भौंक कर वो उस मशीन को इंसान समझकर, या जो आपको कुछ भी कह दें कि वो जैसे शायद हमें डराने के लिए या हमें हमारे साथ कुछ कर देगा, इसके लिए जानवर उसका इस्तकबाल इस तरह कर रहे थे और वो जोर से उसको अपनी आवाज का एहसास दिला रहे थे। इनके साथ साथ मुसन्निफ के लिए भी वो मशीन बिल्कुल नई थी और वो कहते हैं कि मैं दिन तक बगौर उस मशीन का जायजा लेता, लेकिन किस वक्त, जब उसका ड्राइवर मशीन से उतर कर चला जाता शाम को, तो मैं उसके करीब आता और मैं गौर करता ये कैसी मशीन है, ये कैसे काम करती है जिसके इतने बड़े बड़े पहिए हैं। और वो कहते हैं मैं गौर करता कि उसके पहिए घिस चुके हैं काम कर करके। अब देखें पैराग्राफ नंबर 2 में अहम उसकी जो नुकात है वो ये है कि रोलर की उम्र कैसी है, कितने साल है, और उसने उसको बतौर सयाह इब्ने बतूता जो नामवर मुसलमान सयाह है उससे मुमासलत दी है। और फिर उसने उसकी खामोशी को, कि वो एक जगह खड़ा रहता है, उसने ये बयान करने की कोशिश की है मुसन्निफ ने कि मुझे ये बिल्कुल साधुओं जैसा लगा, त्यागियों जैसा, कि मैंने उस पर गौर किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये इतना पुराना हो चुका है कि इसके जो पहिए या व्हील है वो घिस चुका है, उस पर लाइनें पड़ चुकी हैं और शायद जंग भी होगा कि जिससे उसकी उम्र ज्यादा होने का पता चलता था। फिर जब वो कहते हैं कि मैंने इसके ड्राइवर से पूछा कि भाई ये कितनी जगहों पर काम कर चुका है ये रोड रोलर, और किस किस इलाके में इसने सड़क बिछाने का काम किया है, तो ड्राइवर ने बड़ी सादगी से और बड़ी मासूमियत से कहा कि भाई ये अल्लाह लोग किस्म का बंदा है, ये घाट घाट का पानी पी चुका है। घाट घाट का पानी पीना हमारे यहाँ उर्दू में मुहावरा इस्तेमाल होता है तजर्बाकार इंसान के लिए, कि जिसे बहुत सारी बातों का इल्म हो। अब वो कह रहे हैं कि इतने इलाकों में काम कर चुका है कि ये घाट घाट का पानी पी चुका है। फिर उसके साथ वो ये बताते हैं कि ये इतना सफर कर चुका है, बकौल मुसन्निफ के मुझे ये मार्को पोलो और इब्ने बतूता लगा। कैसे कि मार्को पोलो और इब्ने बतूता सयाह हैं जिन्होंने दुनिया देखने, दुनिया की सैर करने के लिए बहुत सारे ममालिक और बर्रे आज़मों की सैर की है। फिर वो कहते हैं ये इतनी खामोशी से अपना काम करता है रोड रोलर कि मुझे यूं लगा जैसे ये वो हिंदू साधु की तरह, त्यागी की तरह बस एक जगह बैठा हुआ है और सर झुकाए गौर व फिक्र कर रहा है या अपना काम किए जा रहा है। ये मुसन्निफ की सोच है, वो ये कह रहा है कि मुझे ये बिल्कुल साधुओं जैसा लगा। अब देखें पैराग्राफ नंबर 3 में मुसन्निफ कुछ खास ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। वो कहते हैं कि जब मैं देखता कि इसका ड्राइवर इस पर बैठा और इसको चला रहा है तो मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी इसे चलाऊं या मैं भी इस पर बैठकर सफर करूं। तो वो कहते हैं मैंने जाकर ड्राइवर से कहा कि मैं इस पर बैठना चाहता हूं, इस पर सैर करना चाहता हूं। तो ड्राइवर ने खुशी खुशी उन्हें अपने साथ बिठा लिया और उन्होंने मुसन्निफ से एक जुमला कहा कि आप पहले इंसान हैं जिसने इस पर बैठने की ख्वाहिश का इजहार किया है। फिर जब मुसन्निफ उस पर बैठे तो उनके अंदर एक बड़ा अच्छा सा एहसास बेदार हुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी आशिक को अपना महबूब मिल जाता है। तो मुसन्निफ ने किस चीज से तशबीह दी है अपने आप को? वो कहते हैं मुझे लगा जैसे मैं शहंशाह जहांगीर हूं और मुझे मेरी महबूबा अनारकली मिल गई। और फिर वो अपने अंदर इस एहसास को लेकर, एहसास फ़ख्र को, एहसास बरतरी को लेकर जब उस पर सफ़र करते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये तो चल ही नहीं रहा, इसके चलने और रुकने के दरमियान कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं। इस चीज़ का अंदाज़ा करने के लिए मुसन्निफ ने जहाँ सड़क बनाई जा रही थी वहाँ करीब नहर थी, नहर के पानी पर नज़र डाली तो जितनी तेज़ी से नहर का पानी चल रहा था रोड रोलर उससे भी कम रफ्तार में सफर कर रहा था। बल्कि उन्होंने बतौर मिसाल दिया है कि मैंने देखा कि नहर के पानी में एक पर का परिंदे का पर जो है
वो बह कर जा रहा है, बल्कि वो पर पानी के ऊपर बहता हुआ तेजी से आगे निकल गया और रोड रोलर पीछे रह गया, जिससे मुसन्निफ को एहसास हुआ कि इसके चलने और इसके ठहराव के दरमियान बहुत थोड़ा वक्फा है। अब पैराग्राफ नंबर 4 देखें, इसमें मुसन्निफ ने रोड रोलर की रफ्तार को कार से, रेल से चलने से मवाजना किया है कि वो जब चलते हैं तो क्या होता है, फिजा में आवाज आती है तेज, और अगर कार किसी ऐसी जगह गुजर रही हो जहां जानवर या परिंदे हों तो वो डर कर उसे देखते हैं, परिंदे बैठे हुए हों तो वो उड़ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब रोड रोलर चलता हुआ दरख्त के करीब पहुंचा ना, तो उस पे जितने परिंदे बैठे थे बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल भी नहीं उड़े, बल्कि वो गौर से रोड रोलर को देख रहे थे। एक तो इसकी रफ्तार कम, दूसरा उसकी आवाज भी तेज नहीं थी। फिर वो कहते हैं दरख्त पर एक मादा उल्लू बैठी हुई थी, जिसे बिल बतौड़ी कहते हैं, उसके साथ उसके 3 बच्चे भी थे। वो बड़ी गौर से रोड रोलर की तरफ देख रहे थे कि ना तो इसकी रफ्तार तेज है और ना ही इसकी आवाज तेज है, और वो सिर्फ आवाजें निकाल रहे थे। और मादा उल्लू की कैफियत को बयान करते वो कहते हैं कि उसने सिर्फ हू हू की आवाजें निकाली और उसने मुझे बता दिया, मुसन्निफ को बता दिया कि मैं ना इससे परेशान हूं, ना मैं इससे फिक्रमंद हूं। इसमें मुसन्निफ ने एक और बात इस पैराग्राफ में लिखी है कि मगरिब में उल्लू को फिलासफर परिंदा कहते हैं, इसलिए कि वो खामोशी से चीजों पर गौर व फिक्र करता है। आम परिंदों की निस्बत वो चीजों का जायजा ले रहा होता है। फिर देखें पैराग्राफ नंबर 5 में मुसन्निफ लिख रहा है कि जब मैं उस पर बैठा तो मुझे ये एहसास हुआ कि रोड रोलर का सफर गाड़ी और रेल की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैसे कि जब आप कार पे, आप किसी बस पर, आप रेल में जा रहे होते हैं तो वो जितनी रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ती है, मंजर उतनी तेजी से तब्दील होता है। आपको यूं लगेगा कि गाड़ी आगे जा रही है और मंजर पीछे को भाग रहे हैं, यूं लगता है हर चीज पीछे है और गाड़ी आगे जा रही है। मुसन्निफ ने इसमें इस जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत को इस पैराग्राफ में बयान किया है कि दुनिया में एक चीज ऐसी है कि वो तब्दील नहीं होती और वो तब्दीली है कि इंसानी जिंदगी में जिस तरह तब्दीली आती है, इसी तरह दौरान सफर मंजर तेजी से बदलते जाते हैं। आप अगर खेतों के पास से गुजर रहे हैं तो आपको वहां मजदूर या लोग काम करते नजर आएंगे, वहां से आप किसी सड़क की तरफ आए तो आपको और मंजर मिल जाता है। इसी तरह अगर आप शहर की तरफ आए तो बाजार और लोगों की आमदोरफ्त आपको नजर आती है। तो दुनिया में एक चीज ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती और वो है तब्दीली। तो ये चीज मुसन्निफ ने रोड रोलर पर सफर करते हुए महसूस की कि जब मैं रोड रोलर पर बैठा तो मेरे अंदर एक नई तब्दीली का एहसास हुआ कि जिंदगी का सफर यूं भी हो सकता है, जिंदगी में तब्दीली ऐसे भी आ सकती है। हालांकि रोड रोलर तो मिट्टी के ऊपर रेत बजरी की तह जमा कर, तारकोल की तह जमा कर उसको तब्दील कर रहा है, लेकिन उस पर सफर करके मुसन्निफ के अंदर खुद भी एक तब्दीली आई। अब देखें पैराग्राफ नंबर 6 में मुसन्निफ बयान कर रहा है कि इस सफर से मुझ में एक नई सोच पैदा हुई कि रफ्तार ही इंतशार है। अगर चीज की रफ्तार तेज हो तो और तरह का एहसास बेदार होता है, और अगर रफ्तार कम हो तो और तरह की सोच इंसानी जिंदगी में आती है। फिर वो कहते हैं कि इस पर सफर करने के बाद मेरा जिंदगी का नजरिया ही बदल गया, मुझे अपना आप बेहतर लगने लगा, अपने आप पर मुझे फख्र हुआ कि जिंदगी बेजान चीज नहीं है, जिंदगी में तब्दीली है। हमें दुनिया में इर्द गिर्द इतनी चीजें ऐसी नजर आती हैं कि जो अपनी जगह नहीं बदलती, खड़ी हुई हैं, जमी हुई हैं। जिंदगी भी ऐसी लगती है, सुबह उठे हैं, दिन भर के काम किए और जिंदगी शाम तक ऐसी गुजर गई। लेकिन वो कहते हैं नहीं, जिंदगी बेजान नहीं है, जिंदगी में तब्दीली आ रही है। इसमें आपको रोजाना नई चीजें दिखाई देती हैं, नई चीजें नजर आती हैं। वो कहते हैं जैसे सफर के दौरान आपके सामने से पहाड़ गुजरते हैं,
آپ کے سامنے سے درخت، پرندے، کھیت جو بظاہر رکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سفر کے دوران وہ آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ چل وہ نہیں رہے ہوتے، آپ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ جس گاڑی پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ چل رہی ہوتی ہے، اور پھر ہماری نگاہوں کے سامنے سے منظر بدلتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے زندگی کے اس کیفیت کا، اس نظریے کا، اس سوچ کا احساس نہیں تھا، لیکن جب میں روڈ رولر پر بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا زندگی بے جان نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی قبر پر چڑھا ہوا ایک باریک سا غلاف ہے۔ جب وہ ہٹ جاتا ہے تو ہمیں زندگی ایک نئے رخ پر نظر آتی ہے، زندگی میں بھرپور تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ پھر دیکھیں آخری پیراگراف میں مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے 2 گھنٹے مسلسل روڈ رولر کا سفر کیا، لیکن اس دوران اس نے 2 گھنٹے میں چند کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ ٹھیک، دوسرا، اس پر بیٹھ کر مصنف نے یہ محسوس کیا کہ اس پر بیٹھنے سے پہلے میں جیسا تھا اب میری سوچ وہ نہیں۔ مجھے اپنے وجود کے اندر ایک احساس ہوا کہ میری ایک خواہش تھی، میرے اندر ایک خلا تھا، وہ اس پر بیٹھ کر پر ہو گیا، کیونکہ خواہش ہمیشہ باہر سے پوری ہوتی ہے، خلا ہمیشہ باہر سے فل ہوتا ہے۔ تو بالکل وہ بتا رہے ہیں کہ خواہش جو تھی وہ ایک خلا تھی اس پر بیٹھنے کا، جو جب میں اس پر بیٹھا تو میرے اندر جو علم کی، جو احساس کی ایک نئی دنیا آئی، اس نے میرے وجود کو بھر دیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جب میں اس سے اترا تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ میں جلد گھر جانا چاہتا ہوں۔ ڈرائیور نے مجھے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ کہتا نہیں، میں نے اس سے کہا میں جلدی گھر پہنچنا چاہتا ہوں، یعنی اسے اندازہ تھا کہ روڈ رولر مجھے کتنی دیر میں پہنچائے گا، میں اس کے بجائے زیادہ جلدی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اس سفر سے میرے اندر ایک بڑی اچھی خود مختار سدا بہار قسم کی موجودگی اپنے اندر مجھے محسوس ہوئی۔ پھر مجھے یوں لگا کاش میں بھی ایک روڈ رولر ہوتا، کہ میں بھی یہ تبدیلی لاتا، میں بھی یہ کام کر سکتا۔ کلاس ان پیراگراف کے اہم نکات کے ذریعے میں نے آپ کو پورا سبق پوائنٹ سے، ان کی وضاحت سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی جو ایکسرسائز ہے، جو اس کی مشق ہے، اس کے سوالوں کے جواب بتاتی ہوں۔ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 52 یعنی 52 نکالیے گا، اس پر دیکھیں۔ پہلا سوال ہے روڈ رولر کی شکل و صورت کیسی تھی؟ آپ نے پہلے پیراگراف میں پڑھ لیا ہے کہ اس کی شکل و صورت کیسی تھی، بالکل جاپانی پہلوان کی طرح، جیسے وہ گوشت کا ایک پہاڑ ہوتا ہے، یہ لوہے کا ایک پہاڑ تھا۔ اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام تھا خوشبودار مٹی کے اوپر ریت، تارکول اور تیسری چیزوں کی تہ جمانا، جس سے ایک سڑک بن جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں مصنف اس کی رفتار کے بارے میں کیا اندازہ بتا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ روڈ رولر کس رفتار سے چل رہا تھا؟ روڈ رولر اتنا آہستہ چل رہا تھا کہ اندازہ لگانا مشکل تھا وہ ٹھہرا ہوا ہے کہ چل رہا ہے، کیونکہ اس نے گھنٹہ بھر میں کوئی 50 گز کا فاصلہ طے کیا۔ تو اتنا تیز تو انسان بھی چلتا ہے کہ وہ کئی گز تیزی سے فاصلہ طے کر لیتا ہے، لیکن روڈ رولر کے بارے میں یہ اندازہ کہ وہ بہت سست روی سے چل رہا تھا۔ پھر دیکھیں سوال ہے مغرب میں الو کو کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ مغرب سے مراد مغربی سمت رہنے والے ممالک، براعظم یورپ اور دیگر علاقوں کی طرف، تو وہاں الو کو عقل و دانش اور ذہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ خاموشی سے بیٹھ کر چیزوں کو دیکھتا اور ان پر غور کرتا ہے۔ تو وہ کیونکہ اپنی آنکھوں کا استعمال زیادہ کرتا ہے، ذہن کو استعمال زیادہ کرتا ہے، اس لیے مغرب میں الو کو فلاسفر کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، چیزوں پر غور کرنے والا، اور یہ الو کی بہت بڑی صفت ہے، جبکہ ہمارے مشرق میں الو کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبے اور کسی چیز کا اظہار نہیں کرتا۔ مصنف نے ایک سوال اور ہے، مصنف نے روڈ رولر پر کتنی دیر سفر کیا؟ تو جب مصنف نے
शौक से ड्राइवर से कहा कि मैं इस पर बैठकर इस पर सफ़र करना चाहता हूँ, तो ड्राइवर ने उसे खुशी खुशी बिठा लिया। और मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने रोड रोलर पर तकरीबन 2 घंटे सफ़र किया, और इन 2 घंटों में रोड रोलर ने मुश्किल से 100 गज फासला तय किया होगा। फिर देखें, एक सवाल और लिखा हुआ है, मुसन्निफ ने रोड रोलर की रफ्तार पर किन ख्यालात का इजहार किया। मुसन्निफ कहते हैं इस पर सफ़र करते हुए ये फैसला करना मुश्किल था कि ये चल रहा है कि खड़ा हुआ है, क्योंकि इतना आहिस्ता उसकी रफ्तार थी। दूसरी गाड़ियों पर जैसे कार है, रेल है, बस है, सफ़र करते हुए आप तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और चीज़ें पीछे रह जाती हैं, लेकिन यहाँ इस पर सफ़र करते हुए ऐसा नहीं लग रहा था। तमाम चीज़ें अपनी जगह ठहरी हुई नज़र आ रही थी। और गाड़ियों पर सफ़र करते हुए हमें लगता है शोर बहुत है, चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं, लेकिन ऐसा रोड रोलर पर बैठकर एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो जितनी आहिस्तगी से चल रहा था चीज़ें वहीं मौजूद नज़र आ रही थी। और उन गाड़ियों पर जो तेज़ रफ्तार चलती हैं, उनकी रफ्तार की वजह से हमें दुनिया में एक तब्दीली, एक नई चीज़ का एहसास होता है। रोड रोलर पर बैठकर मुझे ये एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बाद बेटे आपके पास कुछ खाली जगह हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है खाली जगह पुर करें। पहली है, कुत्तों ने डैश कर रोड रोलर का इस्तकबाल किया, कुत्तों ने भौंक कर रोड रोलर का इस्तकबाल किया। खाली जगह नंबर 2 है, बल्कि मौजूदगी की एक खनकती हुई काश बन गई। फिर 3 है, हर ख्वाहिश के अंदर एक खला होता है। आखिरी खाली जगह है, ये चीज़ें अमले माकूस का मुजाहिरा करते हुए पीछे भागती हैं। फिर सवाल नंबर 3 है, जुमलों की वजाहत करें। रफ्तार ही इंतशार है, यानी जो चीज़ जितनी तेज चल रही होगी उसकी वजह से उतनी ज़्यादा तब्दीली, शोर और हंगामा महसूस होगा, और जो चीज़ आहिस्ता चल रही है उसकी आवाज़ भी हल्की होगी और इंतशार और हंगामा भी नहीं होगा। फिर बे जुमला है, वाकई तगय्युर को सबात है, तो यकीनन इस कायनात में एक चीज़ हमेशा बाकी रहती है और वो है तब्दीली। इसलिए कि आपकी सोच, मेरी सोच, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में रोज़ाना कोई ऐसी तब्दीली आती है जिससे हमें पता चलता है ये चीज़ कल ऐसे थी और आज ऐसी हो गई। फिर जो तीसरी लाइन है उसमें मुसन्निफ ने ये लिखा कि जब वो रोड रोलर से उतरकर घर जाना चाह रहा था तो ड्राइवर ने उसे क्या कहा था, मैं आपको इस रोड रोलर पर घर छोड़ आता हूँ। तो उसने कहा नहीं शुक्रिया, मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है। ठीक है, फिर देखें सवाल नंबर 4 लिखा है, दर्ज है जुमलों को कवायद के मुताबिक दुरुस्त करें। तो पहला जुमला मैं ठीक करके आपको बताती हूँ, बूढ़ा शख्स बहुत से घाटों का पानी पी चुका है। ये घाटों लफ्ज गलत है, घाट घाट का पानी पी चुका है। फिर बे देखें, पाकिस्तान के अंदर अफरादी कुव्वत की कमी नहीं, के अंदर गलत है, पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत की कमी नहीं। फिर जीम लिखा हुआ है, मैंने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से इस्तिफादा हासिल किया। इस्तिफादा का मतलब फायदा लेना होता है और हासिल करने का मतलब भी किसी चीज को लेना होता है। तो आप हासिल को काट कर जुमले को इस तरह लिखेंगे, मैंने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से इस्तिफादा किया। फिर दाल देखें, लड़का डरता डरता प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल हुआ। डरता डरता नहीं, डरते डरते प्रिंसिपल के दफ्तर में दाखिल हुआ। फिर है मुल्तान औलियाओं की सरजमीन है। औलियाओं लफ्ज नहीं होता, वली की जमा औलिया होता है। मुल्तान औलिया की सरजमीन है। सवाल नंबर 5 देखें, दर्ज है जुमलों में मुनासिब मकामात पर रमूज व काफ लगाएं, पंक्चुएशंस। पहला जो जुमला है वो बाजार से सब्जियां, फल, दालें और गोश्त लाया। इसमें आप सब्जियां और फल के दरमियान कॉमा लगाएंगे तो जुमला ठीक हो जाएगा। फिर बे है, वो शख्स खुशबू की तरह आया, झूमा, खुशियां बखेरी और चला गया। इसमें कोई वक्फा नहीं, आप सीक्वेंस से पढ़ते चले जा रहे हैं तरतीब से। इसमें आपने क्या पंक्चुएशन लगानी है, वो शख्स
چھوٹی سی آپ نے اس میں خالی جگہ کی طرح لائن لگانی ہے، مائنس جیسی. خوشبو کی طرح آیا، جھوما، خوشیاں بکھیری، پھر آپ چھوٹی سی لائن لگائیں گے اور چلا گیا. ٹھیک ہے، ڈیش کی جیسی لائن لگائیں گے. جیم، قائد اعظم بانی پاکستان بہت بڑے سیاستدان ہیں، تو بانی پاکستان کو آپ نے بریکٹ میں بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے. دال، ہم مجبور انسان ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں؟ اس میں آپ نے 2 پنکچویشن لگانی ہے. نمبر 1 ہم مجبور انسان کاما اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان. دیکھیں، تم اچھے ہو یا برے، عالم ہو یا جاہل، دیندار ہو یا دنیا دار، اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو. اس میں آپ برے کے آگے کاما لگائیں گے، پھر آپ جاہل کے آگے کاما لگائیں گے، پھر آپ دنیا دار کے آگے کاما لگائیں گے، اور اس طرح آپ کا جملہ یوں ہو جائے گا: تم اچھے ہو یا برے، عالم ہو یا جاہل، دیندار ہو یا دنیا دار، اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو. ٹھیک ہے بیٹا، یہ میں نے آپ کی ایکسرسائز مکمل کر دی، اور اس طرح آپ کا یہ سبق اور ایکسرسائز آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر کسی سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.